जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 13 मई 2026 और 13 मई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ए 9 मई, बी 10 मई, सी 11 मई, डी 12 मई। इसका सही आंसर है 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है, यह दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप कहा जाता है और आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही माना जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स अर्थात ICN ने 1974 से इस दिवस की शुरुआत की थी। 1974 से हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मना रहे हैं। इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वह है नर्सों के समर्पण, सेवा भाव को सम्मान देना। अब बात आई है अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, तो मई माह में जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हम 1 मई को मनाते हैं। विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जो है 4 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई को। विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हम मनाते हैं 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं हम 15 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाते हैं हम 16 मई को। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस हम 21 मई को मनाते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम 22 मई को मनाते हैं। विश्व कछुआ दिवस हम 23 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सैनिक दिवस 29 मई को मनाया जाता है। वहीं विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम 31 मई को मनाते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में शुरू किए गए सेहत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। बी कुपोषण से निपटने हेतु कृषि पोषण और स्वास्थ्य को जोड़ना। सी किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध कराना। डी केवल जैविक खेती को बढ़ावा देना। सही आंसर है बी कुपोषण से निपटने हेतु कृषि पोषण और स्वास्थ्य को जोड़ना। यह सेहत का मिशन है। सेहत मिशन का शुभारंभ 11 मई 2026 को नई दिल्ली में किया गया और यह इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अर्थात ICAR और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अर्थात ICMR की संयुक्त पहल है। इस मिशन सेहत मिशन का जो नारा है वह है स्वस्थ भोजन, स्वस्थ कृषि, स्वस्थ भारत। मिशन का उद्देश्य है कृषि उत्पादकता को पोषण और स्वास्थ्य परिणामों से जोड़ना। इसमें जिंक, आयरन, प्रोटीन युक्त बायो फर्टिलाइज फसलों पर विशेष जोर दिया गया है। इस मिशन के तहत जैविक खेती और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना शामिल है। यह पहल मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी जीवन शैली संबंधित बीमारी की रोकथाम पर केंद्रित होगा और इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संयुक्त रूप से शुरू किया। इस कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी उपस्थित रहे। अब कुछ मिशन की बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने वाले समय में आ सकते हैं। जैसे स्वस्थ हरियाणा, ये हरियाणा राज्य की पहल है
और अप्रैल 2026 में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए यह और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए हरियाणा सरकार ने स्वस्थ हरियाणा मिशन की शुरुआत की है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कैंसर उपचार स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया है, जिसमें कैंसर उपचार को कवर करने वाली स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया है। इसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि वहां पर आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं थी। नई सरकार बनते ही अब आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। HIV टीकाकरण कार्यक्रम 28 फरवरी 2026 से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत फरवरी में की गई भारत सरकार के द्वारा। और ये क्यों लगाया जा रहा है? ये इसलिए क्योंकि गर्भाशय में ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम के लिए लगाया जा रहा है। ठीक है। मेडिकल टूरिज्म हब भारत सरकार ने 2026 में एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया के तहत 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो ये कुछ स्वास्थ्य मिशन थे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सर्व महिला त्रिसेवा वैश्विक समुद्री अभियान का नाम क्या है? ए ऑपरेशन सागर शक्ति, बी समुद्र प्रदक्षिणा, सी मिशन सिंधु यात्रा, डी ऑपरेशन ब्लू वेव। इसका सही आंसर है समुद्र प्रदक्षिणा। सर्व महिला त्रिसेवा समुद्री अभियान है, जिसमें IASV त्रिवेणी एक 50 फुट लंबी सेप्टिक याट है, जिसका निर्माण पुडुचेरी में किया गया है। इसमें सर्व महिला त्रिसेवा वैश्विक समुद्री अभियान है, जिसका नाम है समुद्री प्रदक्षिणा। इसमें भारतीय सेना नौसेना और वायुसेना की 10 महिला अधिकारी इसमें शामिल हैं। और इस अभियान का जो नेतृत्व कर रही हैं वो है लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुणकर। और इस अभियान की प्रमुख स्क्वाड्रन लीडर है श्रद्धा P राजू। यह अभियान 11 सितंबर 2025 को मुंबई से शुरू हुआ था और अभियान जून 2026 तक पूरा होने की संभावना है। और इसके दल में 23,000 से अधिक समुद्री मील की दूरी तय कर चुका है। अभियान के दौरान यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और केप टाउन में ठहराव किया। दल केप लीविन, केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप के होकर यात्रा कर रहा है। केप हॉर्न को दुनिया के सबसे कठिन समुद्री मार्गों में गिना जाता है। यह अभियान महिला सशक्तिकरण त्रिसेवा समन्वय का प्रतीक है, तो इसको याद रखिएगा, समुद्र प्रदक्षिणा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए ब्राजील, बी भारत, सी जर्मनी, डी जापान। सही आंसर है भारत। हमारा देश भारत 2025 में स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, जबकि भारत ने नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादक देश है चीन, दूसरे नंबर पर है अमेरिका और तीसरे नंबर पर है हमारा देश भारत। मार्च 2026 तक भारत की गैर जीवाश्म क्षमता 283.46 गीगावाट हो गई थी। भारत की शुद्ध नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 274.68 गीगावाट है। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत ने 55.3 गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। भारत ने 2030 तक 50% गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अब लक्ष्य 2025 में ही हासिल कर लिया गया है, एक बड़ी उपलब्धि है। भारत में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता है 150.26 गीगावाट। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक भी देश है, इसको याद रखिएगा। और भारत ने एक लक्ष्य रखा है 2070 तक 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, 2070 तक हम कार्बन उत्सर्जन जीरो कर देंगे, ऐसा भारत ने लक्ष्य रखा है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा। चलिए
हाल ही में कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अर्थात IBCA में 26वें देश के रूप में शामिल हुआ है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी कतर, सी सऊदी अरब, डी मिस्र। इसका सही आंसर है सऊदी अरब। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना भारत की पहल पर की गई थी, जिसमें बिल्ली प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। इसका शॉर्टकट नाम है IBCA, और IBCA में संरक्षित होने वाले जो जीव हैं वो हैं बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। इन जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की मदद से, जो भारत ने स्थापित किया था। अब सऊदी अरब भी 26वां देश बन गया है इसमें शामिल होने वाला। अभी हाल ही में इस नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया था 2026 में, और इसमें 14 देशों ने भागीदारी की थी। अब परीक्षा उपयोगी कुछ पॉइंट देख लेते हैं, याद रखिएगा। भारत द्वारा अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया, जिसका नाम था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। कब लॉन्च किया गया था? 2023 में, लेकिन इसको मंजूरी मिली 2024 में। अब IBCA का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, भारत में है। इसमें विश्व की 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजाति में आता है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण वैश्विक स्तर पर किया जाता है। अगर बात करें सदस्य देशों की तो इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, मलेशिया, रूस, आर्मेनिया, इस्वातिनी, सोमालिया, लाइबेरिया, गिनी, इथोपिया, केन्या, अंगोला, मिस्र, ग्वाटेमाला, नाइजर, पैरांगे, रवांडा, श्रीलंका, म्यांमार शामिल हैं। इसकी स्थापना 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इस चीज को आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीजों को रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएगी। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में APEDA द्वारा 20 मीट्रिक टन ODP शहद का पहला निर्यात अमेरिका को किस राज्य के बक्सा जिले से किया गया है? ए मेघालय, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है असम। APEDA ने 9 मई 2026 को बक्सा जिले से 20 मीट्रिक टन शहद के पहले निर्यात को सुगम बना दिया है, और असम के बक्सा जिले से शहद निकला है। और ये कहाँ से निकला है? बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र से, BTR से यह शहद निकला है। इस शहद की विशेषता है कि अपने विशेष सुगंध और उच्च पोषक तत्वों के लिए प्रसिद्ध है। यह निर्यात भारत सरकार की APEDA और ODOP अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल के तहत हिस्सा है। इस निर्यात के स्थानीय मधुमक्खी पालकों की आय में लगभग 43% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर एक शब्द आया है APEDA, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके द्वारा 9 मई को असम के बक्सा जिले से विशेष शहद को अमेरिका भेजा गया है। ठीक, अब बात आई है असम राज्य की। तो असम को 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के जो राज्यपाल है गुलाब चंद्र कटारिया। असम की राजभाषा असमिया। और पड़ोसी राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल, आप यहाँ देख सकते हैं पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। मेघालय, ये मेघालय है दक्षिण पश्चिम में। वहीं पर त्रिपुरा, त्रिपुरा दिख रहा है आपको? हाँ, ये त्रिपुरा दक्षिण में। और यहीं पर मिजोरम भी है दक्षिण में। मणिपुर दक्षिण पूर्व में। नागालैंड पूर्व में है। और ये अरुणाचल प्रदेश उत्तर में है। भूटान के साथ भी अपनी सीमा बनाता है यह देश। ठीक है, नागालैंड के साथ भी अपनी सीमा बनाता है यह देश, यह राज्य। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में शतरंज के दूसरे सबसे बड़े कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने? ए अभिनव मिश्रा, बी डी गुगेश, सी फास्टिनो ओरो, डी प्रज्ञानंद। सही आंसर है फास्टिनो ओरो। फास्टिनेरो अर्जेंटीना के 12 वर्षीय खिलाड़ी हैं जिन्हें चेस का मेसी भी कहा जाता है।
इन्होंने 12 वर्ष 6 महीना 26 दिन की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि हासिल कर ली है। वे शतरंज इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है भैया? तो इसका रिकॉर्ड है अभिमन्यु मिश्रा, जो भारत के हैं। यहीं पर फास्टिनो ओरो ने 2050 प्लस फीडे रेटिंग प्राप्त कर यह खिताब हासिल किया, याद रखिएगा। ये हैं फास्टिनो ओरो। शतरंज के ग्रैंड मास्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। फास्टिनो ओरो अर्जेंटीना के हैं, जो कि 12 वर्ष 6 महीना 26 दिन के खिलाड़ी हैं, जो इतिहास के सबसे कम उम्र के शतरंज इतिहास के सबसे कम उम्र के दूसरे नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। अभिनव मिश्रा की उम्र है 12 वर्ष 4 महीने 25 दिन। इन्हें भी ग्रैंड मास्टर का खिताब और दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। आरोनक घोष 95 ग्रैंड मास्टर बने भारत के। मयंक चक्रवर्ती ये असम के हैं, जो कि 94 ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। रोमन देटियो ये यूरोपियन चैंपियनशिप बनकर ग्रैंड मास्टर टाइटल हासिल कर लिया है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बने? ए एन रंगास्वामी, बी नारायण स्वामी, सी रघुवर दास, डी एम के स्टालिन। सही आंसर है एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी रिकॉर्ड 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं और वे ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस AINRC के प्रमुख नेता हैं। इनका शपथ ग्रहण समारोह 13 मई 2026 को आयोजित होगा और हालिया विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन की जीत के बाद यह नियुक्ति की गई है। बात आई है पांडिचेरी की। तो पांडिचेरी आपको मैं बता दूं कि ये एक संयुक्त रूप से राज्य नहीं है, इसके जिले बटे हुए हैं। अगर हम बात करें तो इसमें पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले हैं और अलग अलग जगहों पर है। जैसे जिसमें 4 जिले में शामिल है पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम। तो 3 राज्यों में फैले हुए हैं। यहाँ पर तमिलनाडु में जो है कराईकल और पुडुचेरी है। देखो कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के जस्ट किनारे हैं, समुद्र के किनारे। जो माहे हैं केरल के किनारे है और वहीं पर जो यानम है ये यानम जो है तमिलनाडु के किनारे, माहे केरल में है और यानम है आंध्र प्रदेश के किनारे में। तो इस प्रकार से 4 जिले हैं, अलग अलग जगहों पर हैं, एक साथ नहीं है। और इस प्रकार से पुडुचेरी की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसी लोग इसके कब्जे में थे। इससे छुटकारा पाकर के यह 1954 को भारत में जुड़ा और आधिकारिक रूप से 16 अगस्त 1962 में यह भारत का हिस्सा बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बना ये 1963 में। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित मेटोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ए टेसी थॉमस, बी गगनदीप कांग, सी कुलदीप कौर महाराज, डी रितु करिथल। सही आंसर है कुलजीत कौर महाराज। कुलजीत कौर महाराज अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की प्रोफेसर हैं और 9 मई 2026 को मेट्रोट्रिकल सोसाइटी 2026 की फेलो घोषित की गई हैं और यह सम्मान पाने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी हैं। उनका शोध उल्कापिंडों, समस्थानिकों और प्राचीन ग्रही पदार्थों पर केंद्रित है और 93 वर्ष के इतिहास में यह सम्मान पाने वाली तीसरी भारतीय है। इसके पहले देवेंद्र लाल को और JN गोस्वामी को यह सम्मान मिल चुका है। यह उपलब्धि भारतीय ग्रह विज्ञान के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में रोल्स रॉयल होल्डिंग ने भारत में रक्षा, नागरिक उड्डयन और ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार की योजना बनाई है। यह किस देश की कंपनी है? यूनाइटेड स्टेट, बी फ्रांस, सी यूनाइटेड किंगडम, डी जर्मनी। इसका जो सही आंसर है वो यूनाइटेड किंगडम। रोल्स रॉयल्स होल्डिंग ने भारत में रक्षा और नागरिक उड्डयन और ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार की योजना बनाई है। कंपनी ने 120 किलो न्यूटन श्रेणी के लड़ाकू विमान इंजन के सह विकास के प्रस्ताव जारी किया है।
और AMCA भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। कंपनी ने भारत को पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण और बौद्धिक संपदा अधिकार देने की पेशकश की है। रोल्स रॉयल भारत में अपनी आपूर्ति श्रृंखला को 10 गुना तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन की यूनिट 2 को पुनः संचालन और अगले 10 वर्ष तक संचालन की मंजूरी किस संस्थान ने दिया? A इसरो, B परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, C भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, D न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र के पालघर में स्थित है और बोईसर क्षेत्र में है। इसे पुनः संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। तारापुर में यूनिट 1 और यूनिट 2 भारत के पहले बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हैं। इन यूनिटों को 1969 अर्थात 1969 में व्यावसायिक रूप से संचालन शुरू किया गया था। अब 7 मई 2026 को इनका पुनः संचालन होगा और इसका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसकी अनुमति दे दी है। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में पानी कूलेट और मॉडरेट दोनों का कार्य किया जाता है और अर्थ मेगा वाट इलेक्ट्रिक होती है जो विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देती है। यहाँ पर एक शब्द आया है AERB, यह भारत की परमाणु ऊर्जा नियामक संस्थान है। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई AI आधारित तकनीक का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जा रहा है? A हाइड्रोजन, B अमोनिया, C मीथेन, D ऑक्सीजन। सही आंसर है अमोनिया। चीन ने AI आधारित इलेक्ट्रोकेमिकल तकनीक विकसित की है जो नाइट्रेट युक्त अपशिष्ट जल को अमोनिया में बदल देती है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3 और इसका उपयोग उर्वरक निर्माण में किया जाता है। यह नई तकनीक पारंपरिक जो हेबरवाश प्रक्रिया की तुलना में कम ऊर्जा खर्च करती है। इस प्रक्रिया में सामान्य कचरे के तापमान पर कार्य करती है। डेविल एटम कैटेलिस्ट तकनीक रासायनिक प्रतिक्रिया की कार्य क्षमता बढ़ाती है। इसमें जो नाइट्रेट मुख्यतः कृषि अपवाह और औद्योगिक अपशिष्ट से प्राप्त होता है। इस तकनीक से जल प्रदूषण को कम करने और हरित कृषि को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। और हेबरवाश प्रक्रिया अमोनिया उत्पादन की पारंपरिक तकनीक थी। अब इसके स्थान पर चीन ने नई तकनीक खोजा है जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को सीधे अमोनिया में बदलेगी। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में सोमनाथ अमृत महोत्सव 2026 किस अवसर पर आयोजित हुआ? A सोमनाथ मंदिर की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हुए। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण हुए। C गुजरात राज्य के गठन के 75 वर्ष पूर्ण हुए। D महमूद गजनवी की हार की स्मृति में। इसका सही आंसर है सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण हुए। इसके उपलक्ष्य में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन 11 मई 2026 को शुरू हुआ। यह महोत्सव सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण कब किया गया था? 1951 में। 75 वर्ष साल हो गए। और इस महाकुंभ में नरेंद्र मोदी जी ने पूजा की। सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री द्वारा शिखर पर कुंभाभिषेक किया गया। कुंभाभिषेक यह आयोजन सनातन संस्कृति और भारत के सांस्कृतिक स्वाभिमान का प्रतीक है। मोहम्मद गजनवी ने 1926 में मोहम्मद गजनवी ने 1000 वर्ष पूरे होने के संबंध में महत्वपूर्ण रहा था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने रोड शो और जनसभा को भी संबोधित किया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति भरत कांत जी का निधन हो गया? वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? A प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, B फिल्मी क्षेत्र, C प्रसिद्ध राजनेता, D प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक। सही आंसर है फिल्मी क्षेत्र। ये हैं नवयुवक थे बिल्कुल और बहुत सारी फिल्में मैंने देखा भी है। इनका हाल ही में निधन हो गया रोड एक्सीडेंट में 10 मई 2026 को। जिनका नाम है भरत कांत, तेलुगु अभिनेता थे और हादसे में सिनेमोग्राफर G साई त्रिलोक की भी मौत हो गई। भरत कांत ने 2021 की फिल्म ग्रामम में अभिनय किया था। 2024 की फिल्म टेनेट में भी नजर आए थे। भरत कांत ने गीतांजलि और पार्वती परमेलु वेब सीरीज में काम किया है। भरत कांत डिजिटल कंटेंट, शॉर्ट फिल्म, तेलुगु सिनेमा से जुड़े हुए थे। कुछ
रेस्ट एंड पीस उन लोगों को श्रद्धांजलि है जो हमारे भारत के प्रमुख व्यक्ति थे और इस दुनिया में नहीं है। आशा भोसले प्रसिद्ध गायिका थी। गोपीनाथ जो कि पूर्व क्रिकेटर थे। भरत कपूर फिल्मी अभिनेता थे। दिव्यांका सिरोही हरियाणी अभिनेत्री थी। सुभाषिनी तमिल अभिनेत्री हैं, निधन हो गया। गुरुबख्श सिंह ग्रेवाल ओलंपिक मेडलिस्ट हॉकी। सुदेश कुमार वयोवृद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता। अमरप्रीत सिंह गिल पूर्व क्रिकेटर थे। और आरबी चौधरी दिग्गज फिल्म निर्माता जिनका हाल ही में निधन हो गया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निधन होता है तो प्रसिद्ध व्यक्ति और उनका क्षेत्र याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के स्वदेशी एयर कुशल व्हीकल के निर्माण हेतु किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? ए मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, बी गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, सी चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, डी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय तटरक्षक बल ने 11 मई 2026 को गोवा में एयर कुशल व्हीकल के गर्डन लेंस समारोह का आयोजन किया। एयर कुशल व्हीकल को सामान्य भाषा में होवरक्राफ्ट कहा जाता है। यह वाहन हवा के दबाव पर चलता है, पानी और दलदली क्षेत्र में आसानी से संचालित होता है। परियोजना के तहत कुल 6 स्वदेशी एयर कुशल व्हीकल बनाए जा रहे हैं। इस योजना में 50% विदेशी सामग्री का उपयोग किया जाएगा। इस व्हीकल का जो डिजाइन है यूनाइटेड किंगडम की ग्रीफॉन होवरवर्क कंपनी द्वारा किया जा रहा है। निर्माण कार्य गोवा के चमुगिले शिपयार्ड में किया जाएगा। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश कौन बना? ए जमैका, बी बारबाडोस, सी त्रिनिदाद और टोबैगो, डी बहामास। सही आंसर है त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश बन गया। यह समझौता जुलाई 2025 में हुआ था और भीम ऐप के माध्यम से भारतीय पर्यटक त्रिनिदाद और टोबैगो में सीधे डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। अब शुरू हो चुका है यह पहल। इंडिया स्टेक एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। दोनों देश डिजी लॉकर और ई साइन सेवाओं पर भी सहयोग की अनुमति हुई है। आपको बता दें कि भारत में हमारे भारतीय यूपीआई प्रणाली कहाँ कहाँ शुरू है अभी? फ्रांस में, यूएई में, सिंगापुर में, भूटान में और नेपाल में भी अभी जारी है। भारत का यूपीआई चलता है। यूपीआई का मतलब होता है आप स्कैन करो और पैसा डालो। ठीक। त्रिनिदाद और टोबैगो की बात करें तो इस द्वीपीय देश है। ये देखो पूरी तरीके से समुद्र से घिरा हुआ है। दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका के बीच में, यहाँ देखो। ठीक है। ये दक्षिण कैरिबियन सागर में स्थित है। वेनेजुएला इसके दक्षिण पश्चिम में पास में द्वीपीय देश है। और त्रिनिदाद और टोबैगो देश की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो है त्रिनिदाद टोबैगो डॉलर। राष्ट्रपति है यहाँ के क्रिस्टीन कंगालू। प्रधानमंत्री यहाँ की कमला प्रसाद बिसेसर। और त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य मध्य अमेरिका के तट से दूर दक्षिणी कैरिबियाई सागर में स्थित है। आज का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में दुबई में प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ए गौतम अडानी, बी दीपक भाटिया, सी कुमार मंगलम बिरला, डी लक्ष्मी मित्तल। सही आंसर है दीपक भाटिया। दीपक भाटिया अंकल शॉप बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग के प्रबंध निदेशक है। यह कंपनी 100 वर्ष से अधिक साल हो गए जो यहाँ पर कार्य कर रही है। और अर्थ दुबई पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र की इकाई को दिया जाता है। यह पुरस्कार मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम के द्वारा दिया गया। ठीक। आज का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा? ए चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, बी ईडन गार्डन कोलकाता, सी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, डी वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई। सही आंसर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। फाइनल मुकाबला अहमदाबाद स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में किया जाएगा। क्यों? यह मुकाबला 31 मई 2026 को खेला जाएगा और आपके दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियमों में शामिल है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका कारण था वीआईपी पास और टिकटों से जुड़ी समस्या के लिए इसे अब पहले चंडीगढ़ में खेले जाने की संभावना थी। दूसरा
ये पहले बेंगलुरु में खेले जाने की संभावना थी, इसे शिफ्ट कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये आज के करंट अफेयर्स क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।